बच्चों, आज हम लोग डीएवी क्लास 3 का वी एंड आवर वर्ल्ड बुक से, जो सोशल साइंस बुक है, उसमें चैप्टर 9 आर होम पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम आर होम है और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ होम्स और इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि हमारा घर कैसे बनता है, किस जगह कौन से टाइप के घर रखे जाते हैं, किस जगह कौन से टाइप का घर बनाया जाता है। तो अब हम लोग अगर स्टार्ट करें चैप्टर, तो आई लव माई होम वेरी मच. It gives shelter to my family. It protects us from rain, wind, cold, and the heat of the sun. It also protects us from thieves and wild animals. तो अगर आप बुक के साथ बैठे हो तो आप मेरे साथ रीड कर रहे हो तो आपको पता चलेगा, यहाँ लिखा आई लव माई होम वेरी मच. मुझे अपने घर से बहुत प्यार है. इट गिव्स शेल्टर टू माई फैमिली. ये हमारी फैमिली, आप अपने फैमिली के साथ घर पे रहते होगे, दादा दादी नाना नानी मॉम डैड के साथ रहते होगे, भाई बहन के साथ. तो वो आपके घर पे जो छत रहती है वो आपका शेल्टर होता है. जैसे कैसे एनिमल्स का शेल्टर होता है, वैसे हम ह्यूमंस का शेल्टर होम है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन, विंड, कोल्ड एंड द हीट ऑफ द सन. बाहर ठंडी पड़ती है, आप घर में आते हो ऐसे एकदम अच्छे से हीटर के सामने बैठ जाते हो स्वेटर पहन के, तो क्या आपको घर वार्म देता है. फिर जब बाहर गर्मी होती है, आप घर में आते हो, कूलर चलाते हो, फैन चलाते हो, आराम से एसी भी चलाते हो अगर आप एसी है तो आपके पास. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. आप घर लॉक करके सोते हो, जैसे ताला लगा के जाते हो ना, तो आपके घर में थीफ नहीं आते. आप रात में सोते हो, आप गेट लॉक करके सोते हो ताकि आपके घर में थीफ ना आए, वाइल्ड एनिमल्स ना आए. अगर आपके पास घर नहीं रहेगा तो आपके ऊपर कोई भी एनिमल अटैक कर देगा, आप बाहर रहोगे तो. अब इतना जब समझ आ गया है तो अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं. टाइप्स ऑफ होम्स. Shambhavi lives in a bungalow with her parents in Assam. It has a living room, kitchen, guest house, study, balcony, storeroom, and garage on the ground floor. The bedrooms and the bathrooms are on the first floor. The bungalow has a beautiful lawn. Bungalow has beautiful lawns and a kitchen garden at the back. तो इस चैप्टर का इस पैराग्राफ का बेसिकली मतलब होता है कि शांभवी एक लड़की है, वो एक बंगलो में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ आसाम में. उसका घर कंपैरेटिवली बड़ा है. लाइक ऑब्वियसली वो एक बंगलो है तो बड़ा ही होगा साइज में. तो जैसे शांभवी रहती है बंगलो में, शांभवी एक बंगलो में रहती है आसाम में. मान लीजिए उसका बंगलो है जैसे इस बुक में दिखाया गया है, बंगलो 2 स्टोरी बंगलो, यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है. यहाँ पे उस शांभवी की पार्किंग है. और यहाँ इस बुक में दिया है कि ग्राउंड फ्लोर पे शांभवी के पास क्या है, किचन है. शांभवी के पास गेस्ट हाउस है, शांभवी के पास नहीं, शांभवी के घर में स्टडी है, स्टडी रूम, बालकनी है, स्टोर रूम है और गराज है ग्राउंड फ्लोर पे. और जैसे ही इन सारे चीज़ों के बाद हम लोग जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो शांभवी के घर में क्या आता है, द बेडरूम्स एंड द बाथरूम. बेडरूम और बाथरूम आता है फर्स्ट फ्लोर पे. द बंगलो हैज़ अ ब्यूटीफुल लॉन. साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है लॉन्स, यानी कि गार्डन जो होता है ना, अब उसका ना एक जब छोटे छोटे ग्रास जो घर के बगल में ग्रासी जगह होती है उसे लॉन बोलते हैं. बेसिकली ये विलास और बंगलोज के बगल में रहता है. कभी कभी अपार्टमेंट्स के बगल में भी जो जगह छोड़ी रहती है वहाँ पे रहता है. टुडे द स्कूल इज क्लोज्ड. It has been raining heavily for the last 1 week. Shambhavi is playing snakes and ladder with her brother Ranveer in the balcony. Her parents are reading the newspaper and enjoying the tea. जैसे मान लीजिए संडे है या फिर कोई हॉलीडे है, शांभवी अपने घर पे है और वो उसके घर में वहाँ पे बारिश हो रही हो. ऑब्वियसली वो आसाम में रहती है या फिर कहीं भी रहती है, मगर ये याद रखिएगा शांभवी आसाम में रहती है. संडे है और वहाँ क्या हो रही है, रेन. वहाँ रेन हो रही है. जैसे यहाँ पे देखिए, शांभवी एक बच्ची है और ये उसका भाई है. भाई का नाम क्या है, रणवीर. लड़की का क्या नाम है, शांभवी. ये दोनों कहाँ हैं, तो अपने घर में बैल्कनी में स्नेक्स एंड लैडर खेल रही है. सांप सीढ़ी आप लोगों को पता है, सांप सीढ़ी, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक्स एंड लैडर्स.
वही खेल रही है बैल्कनी में, अपने बैल्कनी में। और उन शांभवी और रणवीर के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने जैसे चेयर्स रहते हैं ना बाहर, मतलब चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ना, वही कर रहे हैं उसके पेरेंट्स। शांभवी's cousin माला lives in Mumbai in an apartment flat. Apartment को हम लोग flat भी बोलते हैं, which is in a multi-story building. The flat has only 2 small rooms. The tiny balcony is used as a study. The kitchen is so small that only one person can work there. Okay? तो अब यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट कनेक्शन, जो होता है शांभवी की कज़न माला जो मुंबई में रहती है। शांभवी की कज़न माला मुंबई में जो रहती है वो एक अपार्टमेंट में रहती है जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का पार्ट है। आप लोग को पता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब? नहीं पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं बता दे रही हूँ। मल्टी स्टोरी का मतलब होता है स्टोरीज। स्टोरी ये अलग टाइप की स्टोरी है, एक स्टोरी ऐसी होती है, इसका मतलब होता है कहानी। जिस स्टोरी में ई लगता है REY, वो उसका मतलब होता है फ्लोर्स। तो मल्टी स्टोरी यानी ढेर सारे फ्लोर्स वाला अपार्टमेंट, जैसे आप अपने फोटो में देख सकते हैं बुक के। which is in a multi-story building. The flat has only 2 small rooms. अभी आप लोग ने शांभवी के घर में क्या देखा? शांभवी के पास है स्टडी, गराज, गेस्ट हाउस, किचन, बैल्कनी, स्टोर रूम, गराज एंड बाकी सारे रूम्स। और फर्स्ट फ्लोर पे भी उसका बेडरूम और बाथरूम है, तो काफ़ी स्पेशियस होम है ना। मगर यहाँ पे जैसे इसी की कज़न माला जो मुंबई में रहती है, वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में रहती है जो जहाँ पे सिर्फ 2 रूम्स हैं, 2 रूम्स एंड एक किचन है। किचन इतना छोटा कि वहाँ एक ही आदमी खड़ा हो सकता है, और इतना कम जगह है वहाँ पे कि जो बालकनी है उसको स्टडी रूम बना दिया गया है। अब हम लोग डू यू नो पे आते हैं। In big cities like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, the land is limited and the population is huge. So most people live in flats in multi-story buildings. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुंबई में बंगलो क्यों नहीं है मगर मुंबई में, जैसे मुंबई ही नहीं, बहुत सारी बिग सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लैंड लिमिटेड है। सिटी, आप जानते हो सिटी अनलिमिटेडली बड़ी नहीं होती है, उसका भी एक एरिया होता है अपना। तो उस हिसाब से वहाँ पे लैंड कम है मगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जिसमें सारी पॉपुलेशन रह सके। सारी की सारी पॉपुलेशन तो नहीं, मगर जो रह सकते हैं वो रहें, या फिर जिन्हें उसकी नीड है वो रहें। People live in different types of houses depending on location and the climate of the place. So people live in different types of houses depending on the location of the place. Like Assam, शांभवी आसाम में रहती है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन उतनी ह्यूज नहीं है कंपेयर टू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्पेस लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, मगर वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल पॉपुलेशन रहती है। और फिर उसके बाद आसाम में पॉपुलेशन का उतना कोई काउंट नहीं है, मगर वहाँ पे लैंड भी सफिशिएंट है उतनी पॉपुलेशन को वो करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, इसलिए वहाँ पे शांभवी बंगलों में रह सकती है। और क्लाइमेट पे भी डिफ़र करता है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में हम लोग जानेंगे कि क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड करता है। द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स। अब हम लोग किस पे आ गए हैं? अर्ली मैन यानी कि आदि मानव। आदि का मतलब होता है पास्ट, तो आदि मानव यानी कि द अर्ली मैन या फिर अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स। He ate the flesh of animals, of fruits and roots of plants. Over a long time, the hunter and the food gatherer became the food producer. He started living in small huts close to his crops. Even now, many people live in huts in villages. The huts are made of bamboo, straw, dried leaves, and mud. They are known as kacha houses or temporary houses, as they are not very strong. They can start leaking in the rainy season. Strong winds can also damage them. जैसे हमने अभी ये पैराग्राफ रीड किया, द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, ये वाला पैराग्राफ आप भी बुक में मैच कराइए।
तो मैं अब बताती हूँ आपको. द अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स. ही ate द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, ऑफ फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स. अर्ली मैन यानी कि आदि मानव बेसिकली क्या खाता था? तो एनिमल फ्लैश एंड रूट्स ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स, फूड, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स. फ्रूट्स गलत हो गया. ओके, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स. अर्ली मैन इतनी ही चीज़ें खाते थे. अर्ली मैन ये दोनों चीज़ें खाते थे. हंटर एंड द फूड गैदरर बिकेम द फूड प्रोड्यूसर. हंटर्स, जैसे आपको पता होगा, हंटर्स वो होते हैं जो हंट करते हैं किसी चीज़ को. अर्ली मैन बेसिकली हंटर्स होते थे क्योंकि वो एनिमल्स को क्या करते थे? शिकार. हंटर का मीनिंग होता है शिकार. वो लोग शिकार करते थे एनिमल्स का, एनिमल के फ्लैश के लिए. और फूड गैदरर का मतलब होता है कि जगह जगह, गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्ट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना. तो जो अर्ली मैन होता था वो फूड गैदरर भी होता था. पूछो क्यों? क्योंकि वो जाता था, घूमता था और फिर वहाँ पे खाना ढूंढता था. मतलब प्लांट्स, कोई रैंडम एनिमल, और ताकि उसे हंट कर सके. कुछ एडिबल प्लांट्स, अर्ली मैन के हिसाब से जो जो एडिबल प्लांट्स थे वो, एंड ऑल ऑफ दैट. फिर अगर आग वाला टाइम आ गया होगा, जैसे फायर वाला टाइम, जब अर्ली मैन जान चुका था कि आग कैसे जलाई जाती है, तो उस टाइम में क्या पका सकते हैं, मतलब कौन सा एनिमल को हंट करके लाएं कि उसका फ्लैश पकाएं, और ये वाला. तो हंटर एंड फूड गैदरर बिकेम द फूड प्रोड्यूसर ओवर अ लॉन्ग टाइम. इसका मतलब होता है अर्ली मैन ना, जैसे जैसे सेंचुरीज या फिर डिकेड्स जाते जाए. डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर्स, और सेंचुरीज का मतलब होता है सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स. तो हंटर एंड गैदरर बिकेम द फूड प्रोड्यूसर. फूड प्रोड्यूसर कैसे? क्योंकि वो लोग फूड लाते थे ढूंढ ढूंढ के, एनिमल्स हंट करके लाते थे. अब जब वो उसको पकाने लगे तो वो फूड प्रोड्यूसर भी हो गए. मतलब एक प्रोड्यूसर ये भी हो सकता है कि वो पकाने लग गए, और प्रोड्यूसर ये भी हो सकता है कि वो मतलब फूड का निर्माण करने लग गए, मतलब निकालने लग गए कि खाना आखिर आता कहाँ से है, खाना है क्या. मतलब उसको भी एक मटेरियल की तरह देखा जाए तो वो खाना बनाने लगे. फूड प्रोड्यूसर. ही स्टार्टेड लिविंग इन स्मॉल हट्स क्लोज टू हिज क्रॉप्स. क्रॉप्स का आप जानते हो, खेत के बगल में. आज भी आप गांव में जाओगे तो आप देखोगे छोटे छोटे हट्स रहते हैं जिसमें फार्मर्स रहते हैं. अर्ली मैन भी वैसा ही था. छोटे छोटे जो क्रॉप्स अर्ली मैन को आते थे लगाने, वो अर्ली मैन लगाता था, और अपने ही जो जो लैंड है जिस पे उसने खेती की है, क्रॉपिंग की है, उसी के बगल में वो एक हट बना कर रहता था. और बताओ ये हट्स किससे बने होंगे? ये हट्स बैम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मड. बैम्बू आप जानते हो, पांडा बैम्बू खाता है. बैम्बू, फिर मड यानी कि कीचड़, फिर स्ट्रॉ और ड्राइड लीव्स. दे आर नोन एज कच्चा हाउसेज और टेम्पररी हाउसेज. कच्चा का मतलब आप जानते हो, मतलब अच्छा ना लगे, या फिर कैसा होता है कैसे कच्चा फ्रूट होता है, खाओगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो पका ही नहीं है, उसमें टेस्ट अभी डेवलप ही नहीं हुआ है. तो ये फ्रूट से बहुत अलग है, मगर इसमें वर्ड कच्चा यूज़ किया गया है क्योंकि ये हाउस स्ट्रॉन्ग हाउस नहीं है. मतलब क्या है, ये तुरंत डिशेबल हो सकता है, टूट सकता है. क्योंकि देखिए, अगर जैसे हम लोग अभी घर कैसे बनाते हैं, सीमेंट से, फिर आयरन रॉड से जोड़ जोड़ के पिलर्स से बनता है, तो नहीं टूटता है. आप देखोगे, आप अपने दीवार पे मारते हो तो नहीं टूटता है, फिर आप अपने दीवार पे थोड़ा वज़न डालते हो, ड्रिलिंग करते हो तो नहीं टूटता दीवार. मगर आप इन स्लम हाउसेज में अगर आप लोग ज़्यादा कर दोगे, जैसे कच्चा हाउसेज में, तो दीवार टूट भी सकती है अगर ज़्यादा मजबूत नहीं हुई तो. एज दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन स्टार्ट लीकिंग इन द रेनी सीजन. देखो मैंने बोला था ना,
strong winds damage them. Strong winds and the time when it's rainy season. Rainy season में पानी घर से नीचे गिरने लगता है. Huts can also be found in slums in cities. They are made of bricks, tin or polythene sheets. अब हट्स मिलता है. हट सिर्फ गांव में नहीं होता है, बड़े बड़े शहरों की सिटीज़ में भी होता है. अब सिटीज़ के मेन एरिया में नहीं होता है, आउटस्कर्ट्स सिटी का जो कोना का एरिया है, जो बॉर्डर लाइन एरिया है, या फिर कोई एरिया है जहाँ पे हट्स रहते हैं. और वो हट्स बैम्बू ड्राइड लीव्स का नहीं बनता है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है. वो हट्स बनते हैं ब्रिक्स, टिन या पॉलीथीन का. इन तीनों को मिला के बनता है. These days most villagers live in पक्का हाउसेस और परमानेंट हाउसेस. अब सिविलाइजेशन विलेज में भी चली गई. सिविलाइजेशन का मतलब है जैसे शहरी ज़िंदगी गांव में भी चली गई है. इसी वजह से अब गांव में भी परमानेंट हाउसेस होते हैं. दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन, सीमेंट एंड टिम्बर. अ वेरी बिग विलेज इन अ हाउस इन अ विलेज अ वेरी बिग विलेज हाउस इज कॉल्ड हवेली. हवेली आप जानते हो, फोटो देख सकते हो. हवेली बेसिकली क्या होता है कि पक्का मटेरियल, पक्का हाउस का मटेरियल परमानेंट मटेरियल्स हो गए, जैसे ब्रिक्स, मार्बल, स्टोन्स और सीमेंट, टिम्बर. इन सबको जोड़ के एक बहुत बड़े स्ट्रेच में बनाई हुई मतलब बिल्डिंग, जो विलेजेस में आपने देखा होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो इसे बोलते हैं हवेली. Mountains generally receive heavy rain and snowfall. The houses in Kashmir and Himachal Pradesh are made with sloping roofs so that the rain, water and snow can slide down easily. अभी आप देखोगे हम लोग बेसिकली यहाँ बात कर रहे हैं कश्मीर एंड नॉर्थ साइड की. तो ये यहाँ पे आप देखे होगे, आप ड्राइंग में बनाते हो ना ऐसा घर, इसके ऊपर ये स्लोप्स क्यों रहते हैं जानते हो? मान लो जैसे ये कलरिंग है मेरा, मान लो ये स्नो है, तो स्नो ऐसे पे ज़्यादा गिरेगा, स्नो ऐसे ओके गिरेगा क्या अच्छे से? नहीं. जो स्ट्रेट रूफ्स होती हैं या फिर जो नॉर्मल स्लोपी रूफ्स नहीं होते, नॉर्मल रूफ्स होती हैं, उस पर से स्नो और जो बारिश हो रही है वो अच्छे से नहीं गिरेगी. मगर अगर ये स्लोपिंग रूफ हुआ तो बारिश आएगी और यहाँ से गिर जाएगी, स्नो आएगी और यहाँ से गिर जाएगी, इसलिए स्लोपिंग रूफ्स रखा जाता है. Do you know, in hilly areas, most houses have fireplaces to burn logs. It keeps the house warm. Fireplaces. जैसे एक देखो आपने यहाँ पे एक बड़ा सा वो रहता है आउटेज, कभी कभी कार्टून्स में देखा होगा आपने. बहुत बड़े बड़े घर में जो कोल्ड एरिया होता है ना, वहाँ के घरों में भी होता है कि अब इसी स्लोप के ऊपर एक चिमनी है और इसी चिमनी के अंदर है, यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ से जो धुआं है वो एमिट होकर बाहर जा रहा है. तो ये जो आग जल रही है यहाँ पे, इससे क्या हम घर में मिलता है? हीट, यानी कि गर्मी. Stilt houses are made in those areas where floods are very common, i.e. Meghalaya and Assam. The water drains away easily through the stilts without damaging the houses. Stilt houses basically houses जिनके नीचे एक अपलिफ्टमेंट हो, लाइक नेटेड अपलिफ्टमेंट देख रहे हो ना आप यहाँ पे, लकड़ी मतलब लकड़ी को मजबूती से खड़ा करके उसके ऊपर घर बनाया गया है. इसके ऊपर घर बनाया गया है और इसे जो बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट हाउसेस. समझे? क्योंकि जैसे अब यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है मेघालय, आसाम. ये दोनों यहाँ पे बारिश बहुत होती है, इसी वजह से अगर बारिश का पानी मानो यहाँ तक भी भर गया तो जब सूखना स्टार्ट होगा तो आसानी से चला जाएगा बिना घर में घुसे हुए. समझे? घर में पानी घुस जाएगा तो क्या होगा? घर तबाह हो जाएगा. इसलिए स्टिल्ट हाउसेस में चाहे कितना भी पानी ऊंचा आ जाए, लाइक जितना लेवल में बना है
उतना ऊंचाई तक तो वो बचा लेगा। डू यू नो अ स्टिल्ट हाउस हैज़ अ लैडर टू क्लाइंब अप, इट इज़ रिमूव्ड एंड केप्ट इनसाइड द हाउस एट नाइट फॉर सेफ्टी फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब ये स्टिल्ट हाउस है, अब तुम सोचोगे कि तुम कूद के थोड़ा ना चढ़ोगे, तुम सुपरमैन तो नहीं हो, तुम कूद के इस पर नहीं चढ़ोगे, तो तुम क्या करोगे? यहाँ सीढ़ी है, यहाँ एक सीढ़ी रहती है जो सुबह के टाइम नीचे रख दी जाती, नीचे उतार दी जाती है। घर के जो लोग हैं जो रहते हैं वो सीढ़ी को नीचे उतार देते हैं मॉर्निंग में, ताकि ऊपर नीचे कर सकें। बेसिकली लाइक अ फ्लैट, मगर वो घर में है, मगर फ्लैट में सीढ़ीज भी मूव नहीं होती हैं। तो अब जब जैसे रात होती है तो अगर सीढ़ी लगी रहेगी तो घर में चोर आ जाएंगे, नहीं तो कोई एनिमल बगल में रहता है तो एनिमल चढ़ चढ़ के आ जाएगा। तो इसलिए अब ये रात में जैसे नाइट आती है तो ये सीढ़ी ऊपर कर लेता है और घर में सीढ़ी रख ली जाती है। In Kashmir and Kerala, many people live in houseboats which can be moved from one place to another on lakes. तो कश्मीर में आप जैसे देखे होंगे, कश्मीर और केरला में बहुत सारे वो हैं, नदियाँ रिवर्स, बहुत सुंदर सुंदर रिवर्स हैं। आप कभी अगर वहाँ पे गए भी होंगे तो आपने वहाँ ऐसे हाउसेस देखे होंगे, हाउस बोट्स बेसिकली क्या होती हैं ना, बोट्स। चलिए हम एक बोट बना देते हैं। उस बोट के ऊपर बेसिकली एक पूरा हाउस रहता है, पूरा अच्छे से डिज़ाइंड हाउस। उसमें यहाँ पे विंडोज़ बने रहेंगे डिज़ाइंड, और फिर यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। प्रिटी बिग होती है, बहुत बिग होती है। और ये एक बोट के ऊपर, बहुत मजबूत बोट के ऊपर एक पूरा घर बना होता है, ताकि ये घर मतलब पानी में ट्रैवल करते करते आप रह सको इसके ऊपर। बोट में रहने में तो परेशानी होगी, सिर्फ बोट तो क्या रहता है, खुला हुआ रहता है, तो बारिश होगी तो आएगी, आंधी तूफान या फिर कुछ भी आया तो उसमें अगर हाउस बोट्स रहेंगे तो हाउस के अंदर कम से कम रह सकते हैं। इसलिए बेसिकली कश्मीर और केरला में होता है। Nomads do not live permanently at one place. They live in caravans which can be moved around by a horse, bullock or a van. Caravans के बारे में आप जानते हो? Caravans बेसिकली ये होते हैं कि एक तो मॉडर्न कैरावान आती है, कार टाइप की, उसमें बस जैसा ही रहता है वो, बट यहाँ पे एक गेट रहता है और अंदर बाथरूम रहता है, सोफ़ा रहता है, एक स्मॉल सा बेड रहता है। तो एक तो उस टाइप का हो गया, और एक होता है नोमैडिक कैरावान, वो इस टाइप का होता है। जैसे इसके पीछे अब पूरा बेसिकली एक घर टाइप का लेके चलते हैं ये लोग, एक घर का सारा सामान लेके चलते हैं। और इसे कौन ड्रॉ करता है, यानी कि कौन ले जाता है खींच के, तो हॉर्स, बलक या फिर कोई वैन ले जाती है खींच के। Do you know many people go on holidays in caravans which can be parked anywhere? बहुत लोग जब छुट्टी मनाने जाते हैं या रोड ट्रिप्स पे जाते हैं फैमिली के साथ या अकेले, तो वो लोग कैरावैंस में जाते हैं, इस टाइप के कैरावैंस में, क्योंकि इन्हें अगर कोई काम हुआ या फिर ड्राइव करते करते थक गए तो ये कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आराम कर सकते हैं। Climate plays an important part in type of houses people live in. In hot climate of Rajasthan, the houses are built with high flat roofs to keep the house cool. The rooms are made around an open veranda to allow free movement of air and to keep cool. Climate. अब हम लोग आ रहे हैं क्लाइमेट पे। क्लाइमेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह के हाउसेस में लोग रहते हैं उसमें। जैसे राजस्थान जैसी गर्म जगह है, राजस्थान में डेजर्ट है, तो वहाँ पे बहुत गर्मी ही रहती है ऑब्वियसली। तो वहाँ पे क्या बनता है, हाई फ्लैट रूफ्स, जैसे स्लोपी रूफ्स नहीं रहती हैं, वहाँ होता है बहुत लंबा लंबा ऐसा रूफ, ऐसा कोई शेप नहीं, स्ट्रेट रूफ्स, फ्लैट रूफ्स विच कीप द हाउस कूल। अब पूछो कि जितना ऊपर रहेगा उतना ही एयर स्पेस रहेगा, जितना मतलब
रूफ ऊपर रहेगा उतना ही घर में स्पेस रहेगा और उतना ही वेंटिलेशन हो पाएगा हवा का। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवा का आसपास होना। द रूम्स आर मेड अराउंड एन ओपन वरांडा टू अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ एयर एंड टू कीप कूल। अब जैसे वरांडा है ये देखिए, ठीक है, उसके बगल में ये रूम है, ये रूम है, ये रूम है, एंड सर्कलिंग रूम्स रहते हैं। मतलब वरांडा गोल है या फिर स्क्वायर शेप में है, तो उसके बगल में अगर रूम्स ऐसे बने रहेंगे जिससे क्या होता है, जो हवा होती है ना वो हवा वेंटिलेट हो और हर रूम में पास हो हवा। इससे क्या होता है, किसी रूम में गर्मी नहीं रहती उतनी ज़्यादा। अब हम लोग जाते हैं टॉपिक 2 पे, मटेरियल्स यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज। मोस्ट पीपल बिल्ड हाउसेज विद मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल लोकली. People use bamboo, grass, and clay for making huts in villages. Some people also use tin roofs and asbestos sheets as they cannot buy costly materials. In cities, most people use materials like glass, steel, cement, wood, stone, marble, bricks, etc. to build strong houses. समझे? मोस्ट पीपल यानी कि जितने भी लोग घर बनाते हैं वो उन्हीं मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जो लोकली अवेलेबल होती है। पीपल यूज़ बैम्बू, ठीक है, ग्रास, ठीक है, क्ले फॉर मेकिंग हट्स इन विलेजेस। ये विलेजेस की बात थी, इसमें यहाँ पे बैम्बू, ग्रास और क्ले यूज़ किया जाता है। सम पीपल ऑल्सो यूज टिन रूफ्स एंड एस्बेस्टोस शीट्स एज दे कैन नॉट बाय कॉस्टली मटेरियल्स। स्टील की शीट्स जो होती हैं, जो इस टाइप की मटेरियल रहती हैं, गोल स्ट्रेट गोल ऐसे 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 एक शीट रहती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं एस्बेस्टोस शीट। और फिर हम और क्या यूज़ करते हैं, टिन रूफ्स। ये टिन रूफ्स हुआ, टिन का यानी कि मतलब देखियो ना आप, कहीं कहीं शॉप्स पे लगा रहता है टिन का, जो एक फॉइल टाइप का कलर रहता है उसका, वही लगा रहता है। और फिर वहाँ पे सम पीपल ऑल्सो यूज टिन roofs and asbestos sheet as they cannot buy costly materials. In cities, most people use materials like glass, ठीक है, ग्लास विंडो बनाने के लिए, स्टील विंडो लाइनिंग और गेट्स का जो हिंजेस होता है, हिंजेस यानी कि जो गेट का वो रहता है जुड़ा हुआ, जिससे गेट इधर 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 होता है, बड़े होकर पढ़ा हुआ है उसके बारे में। सीमेंट, वुड से फर्नीचर्स, गेट्स बनते हैं, स्टोन से कुछ ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, स्लैब्स बनेंगे, या फिर मिक्स कर दिया जाएगा किसी चीज़ में। फिर मार्बल से या तो मार्बल्स फ्लोर में लग जाएंगे, नहीं तो उसके किचन स्लैब्स बन जाएंगे। फिर ब्रिक्स से बेसिकली हाउस का वो होता है, ब्रिक्स से बेसिकली हाउस की नींव बनती है। एक्स्ट्रा टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज। Do you know wooden houses are very common in areas that are prone to earthquakes? Such houses can be rebuilt easily. अब आप सीमेंट का घर बनाओगे, सीमेंट का जिसमें सीमेंट ब्रिक्स सब कुछ लगा है, उसको फिर बनाने में पैसा भी बहुत लगेगा और टाइम और मैन पावर भी बहुत लगेगा, क्योंकि सीमेंट को जोड़ना है, ब्रिक लगाना है, ब्रिक के ऊपर सीमेंट प्लेस करके फिर ब्रिक लगाना है, ब्रिक बाय ब्रिक जोड़ के पूरा का पूरा घर बनाना है, कितना टाइम लगेगा। और फिर वही नहीं, उसके बाद सीमेंट चढ़ाना है पूरा अच्छे से, फिर वाटर दिया जाता है रात को उसको, जब सीमेंट लग जाता है पूरा तब उस पर पानी दिया जाता है रात में, ताकि वो और मजबूत हो। तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। मगर वुडन हाउसेस क्या हैं, काटा, लगाया और मजबूती दी। तो ऐसे हाउसेस रहते हैं अर्थक्वेक एरियाज़ में, जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, जिससे अर्थक्वेक आगे अगर घर टूट भी गया या फिर गिर भी गया तो फिर से उसे बनाया जा सकता है। इन फॉरेस्ट wood is easily available, so people make wooden houses known as log cabins. In cold climate also people use a lot of wood. It keeps the house warm in chilly weather. Okay, log cabins, log को हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी के जो लंबे टुकड़े होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं log. लॉग कैबिन्स बेसिकली क्या हुआ है, हाफ ऐसा स्टिल्ट टाइप का शेप रहेगा, और नहीं तो जैसे लॉग कैबिन्स होते हैं, एक तो स्टिल्ट शेप होता है, ऐसा बन जाएगा लकड़ी का, या तो ऐसा बनेगा,
लकड़ी का, मगर लकड़ी का पूरा लकड़ी का, गेट भी लकड़ी का रहेगा, हर चीज़ लकड़ी का। पूछिए क्यों? वो लॉग केबिन टाइप का, वो बड़ा सा घर नहीं रहेगा, वो एक छोटा सा ट्री हाउस टाइप का रहेगा जो ज़मीन पे है। तो जब ठंडा मौसम होता है तब जब आप इसमें रहोगे तो आपको चिली वेदर में ना थोड़ा हीटिंग टाइप का लगे, मतलब गर्मी लगेगी इसके अंदर। गर्मी लाइक लिटरल गर्मी नहीं लगेगी, मगर वार्मथ फीलिंग आएगा उस कोल्ड वेदर में। हाउसेज ऑन सी शोर्स कैन Houses on seashores are made of strong waterproof materials to protect them from the strong salty winds. Normally, these houses have big glass windows to allow the cool breeze to enter and to keep the storms out. Houses on seashores. तो सी शोर को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली? ओशन सी का। अब ये बीच हुआ, अब बीच के बगल में जब यहाँ बीच फिनिश होता है और यहाँ पर रोड होता है, तब यहाँ जो बिल्डिंग्स रहती हैं उन बिल्डिंग्स को वाटरप्रूफ और बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है, तो उन्हें ताकि वो जो नमकीन विंड रहती हैं, जैसे आप जानते हो ओशन वाटर सॉल्टी होता है, उसी कारण से जो सॉल्टी विंड्स आती हैं उनसे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफ मटेरियल से यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। और इन घरों में ज़्यादा विंडो छोटे नहीं रहते, बड़े बड़े विंडोज़ रहते हैं, ताकि जो ठंडी हवा है और जो कूल ब्रीज है वो आती रहे और स्टॉर्म्स से बचे रहें। A type of house of a person builds also depends on the money that can be spent. A common person uses cheaper materials and builds a small house. A rich uses costly materials to build a big house. घर बनाना एक पर्सन के पास जितना पैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल आदमी चीप या फिर जो मीडियम रेट मटेरियल्स होते हैं उनका यूज़ करके एक सूटेबल अपने हिसाब का घर बना लेता है, छोटा सा या फिर मीडियम साइज़ का, बड़ा नहीं, क्योंकि बड़े में बड़ा जैसे ही हुआ तो उसमें मटेरियल ज़्यादा और फिर लग्जरी करना है तो उसमें और महंगा सामान। तो जितना आपका बजट होगा उस हिसाब से जो मिडिल क्लास आदमी है या फिर जो कॉमन मैन है वो ऐसे घर बिल्ड करेंगे। मगर जो रिच लोग हैं तो वो कॉस्टली मटेरियल्स यूज़ करेंगे और जितने भी सारे लग्जरी आइटम्स हैं वो यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करके वो एक बड़ा घर बनाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।